Hello students, welcome to Educational Feeds, and in this video I am going to make your NCERT Soft Excel clear for you. So just sit with some highlights and stick with the video till the end. चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो अभिक्रियाओं के बारे में तो हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में ऐसा क्या है जो हमें 9th क्लास के अलावा दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ कि ऐसे इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमने 9th क्लास में देखा था कि अभिक्रियाएं जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। पहली जो होती हैं वो होती है रासायनिक अभिक्रियाएं और दूसरी होती है भौतिक अभिक्रियाएं। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके समीकरण देखेंगे, उनके बाद उसकी बैलेंसिंग देखेंगे और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं हम ये भी देखेंगे। मतलब हम पूरी डिटेल में इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है। किण्वन का मतलब होता है जब अंगूर रखे रखे खराब हो जाता है, सड़ जाते हैं तो उसे किण्वन कहते हैं। ओके, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और हम सांस लेते हैं। इन परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। मतलब ये जितनी भी परिस्थितियां हमने देखी उसमें जो पहली प्रारंभिक वस्तु थी वो जब बाद में उनके अंदर रिएक्शन हुआ तो वो पूरी तरीके से बदल गई। जैसे कमरे के ताप पर जब हमने दूध को खुला छोड़ दिया तो दूध फट गया, तो वो दूध नहीं रह गया, अब वो पहले जैसी उसकी पूरी की पूरी प्रकृति ही बदल गई, दूध से वो बिल्कुल अलग ही हो गए। किण्वन हो गया जब अंगूर का, तो अंगूर का जब किण्वन हो जाता है तो वो अंगूर फिर खाने लायक भी नहीं रहता, वो भी प्रारंभिक वस्तु से उसकी पूरी की पूरी प्रकृति बदल जाती है। प्रकृति मतलब वो जैसा दिखता है, जैसा उसका टेस्ट होता है, उसके बारे में हर एक चीज़, उसके सारे फीचर्स, वो प्रकृति कहलाती है और वो प्रकृति बदल जाती है प्रारंभिक वस्तु से जब उसके अंदर रिएक्शन हो जाते हैं। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में दिया गया है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, और हमें ये कैसे पता कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है। तो इसके बारे में हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे और उसके बाद हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि हम किस किस पॉइंट से ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो ये हमारा क्रियाकलाप 1.1 है। इस क्रियाकलाप में हमने एक मैग्नीशियम रिबन को लिया है और उस रिबन को हमने एक बर्नर के ऊपर जलाया है, और जलाने के बाद उस मैग्नीशियम रिबन में क्या क्या बदलाव आया हमने वो ऑब्जर्व किया है। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो हमने ये देखा कि वो एक श्वेत लौह के साथ जलता है और जलने के बाद वो एक श्वेत चूर्ण यानी कि पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है और ये जो पाउडर हमें मिलता है जो श्वेत कलर का होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, तो वो वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन था उसके साथ मैग्नीशियम रिबन ने अभिक्रिया की और उसके बाद ही ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। अब बिल्कुल इसी तरीके की दो अभिक्रियाएं और हैं, दो क्रियाकलाप है मतलब, और आप उन्हें पढ़ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं उनका बस निष्कर्ष बता दे रही हूँ कि उसमें था क्या क्या। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन या निष्कास, तापमान में परिवर्तन। जब ऐसी चारों चीज़ें होती हैं तब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन था, उसकी अवस्था कैसी थी उस समय, वो ठोस थी, बिल्कुल ज़्यादा टाइट थी वो रिबन, और जब वो जलाया गया तो उसकी अवस्था बदल गई, मतलब वो रिबन से सीधे पाउडर में बदल गया अभिक्रिया होने के बाद। तो यहाँ इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। और रंग में परिवर्तन, जब मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में था तो उसका सिल्वर सा चमकदार सा कलर था, लेकिन जब वो पाउडर के फॉर्म में आया तो वो बिल्कुल एक सफ़ेद कलर का हो गया। गैस का उत्सर्जन,
तो जब हमने इसे जलाया तो उस टाइम पे गैस तो निकल ही रही थी और हीट भी निकल ही रही थी। तो ये चारों की चारों चीज़ें हमने उस टाइम पे ऑब्जर्व की जब हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे। तो जब भी ऐसी चीज़ें हम देखें कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, या गैस निकल रही है किसी चीज़ से, या तापमान में परिवर्तन, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और इन्हीं पॉइंट की सहायता से हम ये बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है और कौन सी भौतिक अभिक्रियाएं हैं। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके कुछ प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। और इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ यही देखने वाले हैं कि कैसी कैसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उनका प्रतीकात्मक निरूपण मतलब हम उसे कैसे भी डिनोट करते हैं, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, उसको कैसे कैसे छोटा करके और लिख सकते हैं, उसी को ही हम कहते हैं प्रतीकात्मक निरूपण। तो ये हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इस शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। तो यहाँ से यहाँ की लाइन में ये बोला गया है कि जो अभी हमने क्रियाकलाप देखा जिसमें हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, इसे अगर हम इतना लंबा लिखें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की लाइन है और इसे लिखने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। और ऐसा हमारे पास टाइम होता भी नहीं है एग्ज़ाम टाइम में कि हम कोई भी अभिक्रिया को इतनी जल्दी लिख सकें। तो वाक्य के रूप में तो इसका बहुत ही लंबा हो जाएगा विवरण देना, इसलिए हमने इसे छोटा करने की सोची कि हम इसे कैसे छोटे से छोटा करके लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसका शब्द समीकरण बनाया और शब्द के रूप में इसे लिखा, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और हमें जो प्रोडक्ट मिला उसे एरो के निशान के इस साइड लगा दिया है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से हमने इस अभिक्रिया को छोटा कर दिया है। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और इसे उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं ये आप देख लीजिए। अभिकारक होते हैं वो जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद होता है वो जो उन रासायनिक अभिक्रियाओं से मिलकर बना होता है। यहाँ पे नाम से भी पता चल रहा है, अभिकारक यानी कि अभिक्रिया करने वाले वो अभिकारक कहलाते हैं, और दूसरे जो बच गए वो हो गए उत्पाद, जो कि अभिकारक से मिलके बनता है वो उत्पाद कहलाता है। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर के निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा अभिकारक होने की दिशा को दर्शाता है। तो ये सिंपल ये बताया गया है कि तीर का निशान किस तरफ होता है और प्लस का निशान क्यों लगाते हैं। तो प्लस का निशान अभिकारकों के बीच लगा रहता है और उत्पाद के भी बीच लगा रहता है, और अभिकारक जो होते हैं वो LHS साइड में लिखे जाते हैं और जो उत्पाद होते हैं वो RHS साइड में लिखे जाते हैं। और ये तीर का जो सिरा होता है ये उत्पाद की तरफ होता है और ये पूरी की पूरी अभिक्रिया की दिशा को बताता है। जैसे कि अभिक्रिया इस दिशा से इस दिशा की तरफ हुई है तो ये एक दिशा को भी बताता है, और उत्पाद क्या बना ये उसे भी दिखाता है। रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? जो अभी विधि हमने देखी ऊपर जो कि शब्द समीकरण के रूप में थी, तो क्या हम शब्द से भी छोटा कर सकते हैं? संक्षिप्त मतलब होता है और छोटे से छोटा करना। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक से अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि शब्द के रूप से अच्छा हम उसे एक समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि सबसे छोटे से छोटा फॉर्म होगा और उसे लिखना बहुत ही आसान भी होगा और बहुत ही उपयोगी भी होगा। तो यहाँ पे वो संक्षिप्त रूप दिया गया है जो समीकरण के रूप में है, जैसे कि Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन और MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वही अभिक्रिया है जो हमने क्रियाकलाप 1.1 में देखी थी और उसी अभिक्रिया का ये एक सबसे छोटे से छोटा रूप है। तीर के निशान के बाईं ओर तथा दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर
उनकी तुलना करें। क्या दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, और यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया को ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का एक ढांचा समीकरण है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आप तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या को गिनिए। तो ये रहे तत्व और इनके परमाणुओं की संख्या को हम देख सकते हैं कि Mg यानी कि मैग्नीशियम यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी मैग्नीशियम एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है। तो ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है, और जो समीकरण संतुलित नहीं होते ऐसे समीकरण रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो ये एक ढांचा रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। तो ऐसे समीकरण को ढांचा रासायनिक समीकरण या फिर हम कंकालीय रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। हमें ऐसी क्या ज़रूरत है कि हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करें? तो हम यहाँ पे वही देखेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या महत्व है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसको आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको याद नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने 9th क्लास में पढ़ा था, और इस नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही तो सृजन होता है, मतलब कि ना ही तो वो बनता है, ना ही उस द्रव्यमान का विनाश होता है, ना कि वो पूरी तरीके से ख़त्म होता है। तो यही इस नियम के अनुसार बताया गया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब जो भी द्रव्यमान उत्पाद का होगा वही द्रव्यमान अभिकारक का भी होना चाहिए इस नियम के अनुसार। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो यहाँ पे बताया गया कंकाली समीकरण वह समीकरण जो संतुलित नहीं होते, और ऐसे समीकरणों को हमें संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? जो अभी हमने ऊपर एक समीकरण देखा जो Mg+O का MgO में कन्वर्जन था, वो संतुलित नहीं था। आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। तो चलिए हम नीचे ये सीखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो ये एक अभिक्रिया दी गई है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में लिखा जा सकता है। तो ये वाले समीकरण को यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा गया है, जैसे जिंक के लिए Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए H2SO4 और जिंक सल्फेट के लिए ZnSO4 एंड हाइड्रोजन के लिए H2। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। तो चलिए दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की तुलना करते हैं। तो जिंक यहाँ पे 1 है, जिंक यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, SO4 2, SO4 4 और यहाँ पे भी SO4 4। तो ये देखा जाए तो ये पूरी तरीके से संतुलित है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है। तो यहाँ पे पहले एक तालिका बनाई गई है, उस तालिका में पहले हमने तत्व लिखे हैं, उनके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ की लिखी है, LHS साइड की भी और RHS साइड की भी। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हमने पहले देख लिया था कि दोनों तरफ समान थी परमाणुओं की संख्या, और ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो इसे संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो अब हमने ये नया एग्जाम्पल लिया है, अब हम इसे संतुलित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देखिए Fe यहाँ पे 1 है और यहाँ पे Fe 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 4। तो ये हम देख सकते हैं कि ये संतुलित नहीं है, तो अब हम इसे संतुलित करेंगे। तो इसे संतुलित करने का पहला चरण जो होता है वो ये होता है कि इसके चारों ओर एक बॉक्स बना दीजिए और इसे घेर दीजिए। और दूसरा ये होता है कि हम इसे एक तालिका में बंद कर दें। वो तालिका दिखाती हूँ मैं। तो ये रही वो तालिका। इस तालिका में एक तरफ तत्व हैं और सारे तत्व लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ परमाणुओं की संख्या है LHS साइड की, और उसके साइड में है परमाणुओं की संख्या RHS साइड की। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि किस किस चीज़ों में कितने कितने परमाणुओं की कमी है।
अब हमारा अगला जो चरण है वो चरण ये है कि हम ये देखें और नोटिस करें कि कहाँ कहाँ कितने कितने परमाणुओं की संख्या कम है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 होने की ज़रूरत है, तो हमने इस बॉक्स के आगे 4 लगा दिया है। लेकिन अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन पे 2 था और हाइड्रोजन पे 4 लग गया है, तो 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 और लिख देंगे ताकि 4 दूनी 8, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन हो जाए। फिर अब हम देखेंगे कि रह गया सिर्फ Fe यानी कि आयरन। Fe यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे Fe सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो हम यहाँ पे भी Fe के आगे 3 लगा देंगे ताकि ये पूरी तरीके से संतुलित हो जाए। और जब ये संतुलित हो जाएगा तो हम एक बॉक्स हटा देंगे और जैसा हमने संतुलन किया है वैसे ही हम लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने जब इसे पूरी तरीके से संतुलित कर लिया है तो हमने ये बॉक्स को हटा दिया है और जैसे संतुलित किया था हमने पूरी उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है इसे। समीकरण 1.9 में दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो विधि हमने देखी, जिस विधि के द्वारा हमने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखा, वो विधि हिट एंड ट्रायल विधि है। और इस विधि का नाम हिट एंड ट्रायल विधि इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास होता है। अब हमारा ये अगला चरण है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाएं मतलब जो भी हमने रासायनिक अभिक्रिया करवाई, जिन भी तत्वों के बीच में अभिक्रिया हुई है उनकी भौतिक अवस्था क्या थी, हम उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, हमें उससे पता ही नहीं चल रहा कि वहाँ पे भौतिक अवस्था क्या थी उस तत्वों की। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पाद के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G, L, AQ तथा S से दर्शाया जाता है। तो गैस को G से, द्रव को L से, जलीय को AQ से और ठोस को S से। जलीय को AQ से क्यों दर्शाते हैं और जलीय का मतलब क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। जलीय वो होता है जब हम किसी भी तत्व को पानी में घोलते हैं तो उसे जलीय कहते हैं, और ऐसी अवस्था को हम AQ यानी कि एक्वस कहते हैं। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लिखते हैं। तो यहाँ पे अब उसी समीकरण को और भी ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है, जैसे कि Fe यहाँ पे S था, सॉलिड था यानी कि ठोस अवस्था में था, G मतलब गैस अवस्था में, S मतलब सॉलिड अवस्था में, G मतलब गैस अवस्था में। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है, जो कि यह दर्शाता है कि अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो। मतलब हर रासायनिक अभिक्रिया में हम ये नहीं लिखते कि G है, H है, या मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखते। हम भौतिक अवस्था को जल्दी नहीं लिखते जब तक कि उसमें ये ना बताया गया हो कि हाँ आपको भौतिक अवस्था लिखना आवश्यक है। यहाँ पे कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी निर्भर तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ताप और दाब तो आप दोनों जानते होंगे, लेकिन उत्प्रेरक होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर दे। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की उसकी स्पीड जो होती है अभिक्रिया होने की, उसे बढ़ा देने वाले जो पदार्थ होते हैं वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए उसमें उत्प्रेरक डाल रहे हैं तो हम उस उत्प्रेरक के नाम को इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। तो ये और भी ज़्यादा डिटेल फॉर्म में है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम किस तरीके से लिख सकते हैं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।